नमस्कार। आज हम विश्व साहित्य की एक ऐसी कृति पर गहराई से नजर डाल रहे हैं जिसने पीढ़ियों को सोचने पर मजबूर किया है। जी हाँ। हमारे पास फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की के कालजयी उपन्यास अपराध और दंड यानी क्राइम एंड पनिशमेंट की एक विस्तृत हिंदी समीक्षा मौजूद है। बिल्कुल, एक बहुत ही गहन उपन्यास। जैसा कि ये समीक्षा उजागर करती है, ये महज एक अपराध की कहानी नहीं है। सही कहा। ये उपन्यास जो 1866 में प्रकाशित हुआ, हमें मानव मन की अंधेरी गलियों, नैतिकता के जटिल सवालों और 19वीं सदी के रूसी समाज की सच्चाइयों में ले जाता है। हाँ, और इसे अक्सर विश्व साहित्य की सबसे महत्वपूर्ण रचनाओं में गिना जाता है। और ये समीक्षा हमें बताती है क्यों। तो आज हमारा मकसद है इस समीक्षा के जरिए दोस्तोयेव्स्की के इस शाहकार के मर्म को समझना। जी। कहानी का केंद्र क्या है, मुख्य पात्र रस्कोलिनिकोव के विचार और उसकी कश्मकश क्या है, और वे कौन से गहरे दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे हैं जिन्हें ये उपन्यास उठाता है। चलिए इस जटिल दुनिया में उतरते हैं। चलिए। समीक्षा के शुरुआती फोकस मुख्य पात्र रोडियन रोमानोविच रास्कोल्निकोव पर है। हाँ, रास्कोल्निकोव। वो सेंट पीटर्सबर्ग में रहने वाला एक बेहद गरीब पूर्व कानून छात्र हैं, लेकिन उसकी गरीबी से ज्यादा खतरनाक है उसका विचार। बिल्कुल। समीक्षा बताती है कि वो एक सिद्धांत गढ़ता है कि दुनिया में कुछ असाधारण लोग होते हैं, जैसे नेपोलियन, जिन्हें अपने महान लक्ष्यों के लिए नैतिक सीमाओं को, यहाँ तक कि कानून को भी तोड़ने का अधिकार है। हाँ, और ये असाधारण व्यक्ति का सिद्धांत ही उपन्यास के केंद्रीय संघर्ष की जड़ है। अच्छा। समीक्षा के विश्लेषण के अनुसार रास्कोल्निकोव सिर्फ गरीबी या हताशा से प्रेरित होकर अपराध नहीं करता, बल्कि वो अपने इस बौद्धिक सिद्धांत को साबित करना चाहता है। ओहो। वो खुद को इन्हीं असाधारण लोगों में गिनता है और मानता है कि एक बूढ़ी लालची साहूकार अलियोना इवानोवना, जिसे वो समाज पर बोझ समझता है, उसकी हत्या करना न केवल जायज है बल्कि एक तरह से प्रशंसनीय भी। क्या बात कर रही हैं? हाँ, क्योंकि उसके पैसे से वो महान काम कर सकेगा। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि ये सोच कितनी खतरनाक और आत्म भ्रामक है। ये विचार ही अपने आप में कितना परेशान करने वाला है। लेकिन हत्या करने के बाद, जैसा कि समीक्षा विस्तार से बताती है, रास्कोल्निकोव का सिद्धांत वो धराशायी होने लगता है। बिल्कुल। उसका इरादा था कि वो भावनाओं से ऊपर उठकर तर्क के आधार पर यह अपराध करेगा, पर होता ठीक उल्टा है। हाँ। अपराध बोध, पैरानोया, भयानक सपने और एक तीव्र अलगाव उसे घेर लेते हैं। यहीं से कहानी का वो मनोवैज्ञानिक थ्रिलर वाला पहलू सामने आता है ना? हाँ, बिल्कुल। और समीक्षा के अनुसार यही दोस्तोयेव्स्की की प्रतिभा है। उपन्यास बाहरी दुनिया की जासूसी से ज्यादा रास्कोल्निकोव के मन के अंदर चल रही उथल-पुथल पर केंद्रित है। अच्छा। समीक्षा इसे आत्मा की यातना या मनोवैज्ञानिक दंड कहती हैं, जो किसी भी कानूनी सजा से कहीं ज्यादा भयानक है। बाप रे। वो बार बार अपने कृत्य को सही ठहराने की कोशिश करता है, खुद को समझाता है कि उसने कोई जू मारी है, इंसान नहीं, लेकिन उसकी अंतरात्मा उसे चैन नहीं लेने देती। उसका हर प्रयास, चाहे वो सबूत मिटाने का हो या सामान्य दिखने का, उसे और ज्यादा मानसिक पीड़ा और अलगाव की ओर धकेलता है। समीक्षा बताती है कि दोस्तों इसकी बड़ी बारीकी से दिखाते हैं कि कैसे अपराध व्यक्ति को उसके अपने ही भीतर कैद कर देता है। तो ये बाहरी सजा से पहले शुरू होने वाली भीतरी सजा है। हाँ हाँ, बिल्कुल, भीतरी सजा। इस भीतरी कश्मकश में समीक्षा दो किरदारों को विशेष महत्व देती है जो रास्कोल्निकोव के जीवन पर गहरा असर डालते हैं। एक है सोनिया मार्मेलादोवा। जी, सोनिया। एक युवा स्त्री जो गरीबी के कारण वेश्यावृत्ति करने पर मजबूर है, लेकिन गहरी धार्मिक आस्था रखती है। और दूसरा है चालाक जांच अधिकारी पोर्फिरी पेट्रोविच। समीक्षा इन किरदारों को कैसे प्रस्तुत करती है? सोनिया का किरदार समीक्षा के मुताबिक उपन्यास के नैतिक और आध्यात्मिक केंद्र जैसा है। अच्छा। प्रतीक है। वहीं सोनिया निस्वार्थ प्रेम, गहरी आस्था और कष्ट सहने की क्षमता का प्रतीक है। बिल्कुल विपरीत। हाँ। समीक्षा बताती है कि रास्कोल्निकोव अनजाने में ही सोनिया की ओर खींचता है, शायद इसलिए कि वह उसमें वह शुद्धता और नैतिक बल देखता है जो उसने खो दिया है। सोनिया ही है जो उसे अंततः अपना अपराध स्वीकार करने और पीड़ा के माध्यम से शुद्धि का रास्ता अपनाने के लिए प्रेरित करती है। उसका प्रभाव रास्कोल्निकोव के असाधारण व्यक्ति सिद्धांत के खोखलेपन को उजागर करता है। यानी सोनिया एक तरह से रास्कोल्निकोव की गिरी हुई आत्मा के लिए मोक्ष का द्वार खोलती है। हाँ। और
पोर्फिरी पेट्रोविच, समीक्षा उसे किस तरह देखती है? वो तो कानून का प्रतिनिधि है। हाँ, लेकिन पोर्फिरी कोई साधारण जासूस नहीं है। समीक्षा उसे एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक के रूप में चित्रित करती है। मनोवैज्ञानिक? हाँ, उसके पास रस्कोल्निकोव के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वह सीधे टकराव के बजाय मनोवैज्ञानिक दांव-पेच का इस्तेमाल करता है। अरे वाह! समीक्षा उनके बीच की बातचीत के दृश्यों को बौद्धिक तलवारबाजी के रूप में दर्शाती है। पोर्फिरी रस्कोल्निकोव के लेख अपराध पर की चर्चा करता है, उसे उसके अपने विचारों के जाल में फंसाने की कोशिश करता है, कभी सहानुभूति दिखाता है तो कभी संदेह। अच्छा। यह एक मानसिक युद्ध है जहां पोर्फिरी धीरे धीरे रस्कोल्निकोव के बचाव की दीवारों को तोड़ता है, उसे अपराध बोध और कबूलनामे के करीब लाता है। क्या बात है! समीक्षा इसे उपन्यास के सबसे तनावपूर्ण हिस्सों में से एक मानती है। ये सुनकर लगता है कि कहानी कई स्तरों पर चलती है। एक बाहरी अपराध कथा, एक गहरी मनोवैज्ञानिक पड़ताल और एक नैतिक दार्शनिक बहस। बिल्कुल। तो रस्कोल्निकोव का सफर अपराध से शुरू होकर भयानक मानसिक पीड़ा से गुजरते हुए सोनिया के प्रभाव और पोर्फिरी के दबाव में आत्मसमर्पण तक पहुंचता है। हाँ। समीक्षा इस आत्मसमर्पण और उसके बाद साइबेरिया में जेल भेजे जाने को कैसे देखती है? क्या यही उसका अंत है? नहीं, समीक्षा स्पष्ट करती है कि आत्मसमर्पण और जेल जाना अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। ओह अच्छा, नई शुरुआत। हाँ, ये रस्कोल्निकोव की नैतिक और आध्यात्मिक पुनर्जन्म की प्रक्रिया का पहला कदम है। जेल की सजा बाहरी है, लेकिन असली बदलाव वो अंदरूनी होता है। समीक्षा का विश्लेषण है कि साइबेरिया में सोनिया के साथ जो उसके पीछे वहां जाती है और अपने कष्टों के माध्यम से रास्कोल्निकोव धीरे धीरे अपने अहंकार और घातक सिद्धांत को त्यागना शुरू करता है। ठीक है। वो प्रेम, विनम्रता और मानव जुड़ाव के महत्व को समझने लगता है। तो मुक्ति जेल की दीवारों से भागने में नहीं, बल्कि अपने अपराध को पूरी तरह स्वीकार करने, पश्चाताप करने और एक नई सार्थक जिंदगी की संभावना को अपनाने में है। मतलब आंतरिक शुद्धि में। बिल्कुल। ये एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया है जिसे उपन्यास पूरी तरह दिखाता नहीं, बल्कि उसकी शुरुआत की ओर इशारा करता है। ये दिलचस्प है कि सजा बाहरी होने के साथ साथ आंतरिक शुद्धि की प्रक्रिया भी है। समीक्षा में एक और महत्वपूर्ण पहलू का जिक्र है, गरीबी और समाज। हाँ, वो भी है। सेंट पीटर्सबर्ग का माहौल, गरीबी, भीड़-भाड़, निराशा, क्या समीक्षा इसे रस्कोल्निकोव के विचारों और अपराध से जोड़ती है? हाँ, समीक्षा इस पर काफी ध्यान देती है। वो बताती है कि दोस्तोयेव्स्की सिर्फ एक व्यक्ति के अपराध का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे उस सामाजिक माहौल को भी चित्रित कर रहे हैं जो ऐसी मानसिकता को जन्म दे सकता है। अच्छा। 19वीं सदी के सेंट पीटर्सबर्ग की भीषण गरीबी, सामाजिक असमानता, शराबखोरी और नैतिक पतन का माहौल उपन्यास में जीवंत उठता है। समीक्षा के अनुसार यह माहौल रस्कोल्निकोव की निराशा, उसके अलगाव और शायद उसके इस विश्वास को भी बल देता है कि मौजूदा व्यवस्था सड़ चुकी है और उसे बदलने के लिए असाधारण तरीकों की जरूरत है। तो माहौल का भी असर है? हाँ, असर है। हालांकि समीक्षा ये भी स्पष्ट करती है कि दोस्तोयेव्स्की सामाजिक परिस्थितियों को बहाना नहीं बनाते। सही बात है। बल्कि वे दिखाते हैं कि व्यक्ति के पास हमेशा नैतिक चुनाव करने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। तो सामाजिक दबाव एक कारक है, लेकिन अंतिम जिम्मेदारी व्यक्ति की ही है। ये एक जटिल संतुलन है। बिल्कुल। समीक्षा उपन्यास को मनोविज्ञान और दर्शन का गहरा अध्ययन बताती है और ये भी कहती है कि इसकी रफ्तार धीमी और गंभीर है। हाँ। इसका मतलब है कि ये उन पाठकों के लिए है जो सतही मनोरंजन से आगे जाकर गहरे विचारों में डूबना चाहते हैं। निश्चित रूप से ये कोई हल्की फुल्की तेज रफ्तार वाली कहानी नहीं है। समीक्षा इसे एक ऐसी रचना मानती है जो पाठक से धीरज, ध्यान और आत्मविश्लेषण की मांग करती है। अच्छा। दोस्तोयेव्स्की हमें रास्कोल्निकोव के विचारों, भावनाओं, उसके बुखार भरे सपनों और तर्क वितर्कों के इतने करीब ले जाते हैं कि हम लगभग उसके मन के अंदर महसूस करने लगते हैं। हाँ, ये तो है। समीक्षा इस बात को रेखांकित करती है कि पाठक रस्कोल्निकोव के अपराध से घृणा करते हुए भी उसकी पीड़ा और उसके संघर्ष के प्रति एक अजीब सी सहानुभूति महसूस कर सकता है। सही कहा। यही दोस्तोयेव्स्की की मनोवैज्ञानिक पकड़ दिखती है। वे हमें आसानी से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने देते। और समीक्षा का अंतिम निष्कर्ष क्या है? इस उपन्यास का सार क्या निकलता है? समीक्षा का निचोड़ यही है कि सच्ची सजा और सच्ची मुक्ति भीतर से आती है। भीतर से? हाँ, अदालत और जेल बाहरी संस्थाएं हैं, लेकिन असली लड़ाई इंसान की आत्मा और अंतरात्मा में लड़ी जाती है।
रस्कोल्निकोव का अपराध जितना भयानक है उतना ही भयानक उसका आंतरिक दंड है। ठीक है। यहाँ आकर्षक बात यह है, जैसा समीक्षा उजागर करती है, कि दोस्तोयेव्स्की नैतिकता को किसी सरल नियम पुस्तिका की तरह नहीं देखते। वे दिखाते हैं कि पीड़ा, पश्चाताप और प्रेम के माध्यम से सबसे गिरी हुई आत्मा भी उठ सकती है। ये उपन्यास मानव स्वभाव की जटिलता, उसकी अच्छाई और बुराई, उसकी तर्क करने की क्षमता और उसकी गहरी भावनात्मक और आध्यात्मिक जरूरतों का एक शक्तिशाली चित्रण है। तो इस समीक्षा के विश्लेषण से हमने देखा कि अपराध और दंड सिर्फ एक क्लासिक उपन्यास क्यों नहीं है, बल्कि मानवीय स्थिति पर एक गहरा चिंतन है। बिल्कुल। ये अपराध की प्रकृति, सजा का अर्थ, व्यक्तिगत बनाम सामाजिक नैतिकता, तर्क बनाम आस्था और अंततः पीड़ा के माध्यम से मुक्ति की संभावना जैसे बड़े सवालों से जूझता है। सही। रस्कोल्निकोव का सफर दिखाता है कि खतरनाक विचार कहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन ये भी कि अंतरात्मा की आवाज को दबाना लगभग नामुमकिन है। बिल्कुल। और मुख्य संदेश जो समीक्षा बार बार उजागर करती है यही है कि मनुष्य केवल तर्क या बुद्धि से नहीं जीता। प्रेम, करुणा, आस्था और मानवीय जुड़ाव उसकी आत्मा के लिए उतने ही जरूरी हैं। हाँ, ये बात तो है। रस्कोल्निकोव का असाधारण व्यक्ति सिद्धांत इसलिए विफल होता है क्योंकि वो मनुष्य होने के इसी गहरे पहलू को नकारता है। सही। अगर हम इसे आज के संदर्भ में देखें तो ये उपन्यास हमें याद दिलाता है कि किसी भी विचारधारा या लक्ष्य को, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना लगे, बुनियादी मानवीय मूल्यों और नैतिकता से ऊपर नहीं रखा जा सकता। ये सवाल कि क्या लक्ष्य साधनों को सही ठहरा सकता है, आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना दोस्तोयेव्स्की के समय में था। ये वाकई एक शाश्वत सवाल है। और अंत में एक विचार जो इस समीक्षा से उठता है और जिस पर शायद हमें और सोचना चाहिए। जी। रस्कोल्निकोव का ये विश्वास कि कुछ लोग असाधारण होते हैं और नियम उनके लिए नहीं बने हैं, क्या इस मानसिकता के अंश हमें आज की दुनिया में भी दिखाई देते हैं? सोचने वाली बात है। सत्ता, व्यापार या यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या लोग कभी-कभी खुद को नियमों और नैतिकता से ऊपर समझने लगते हैं, ये मानते हुए कि उनके लक्ष्य या उनकी विशेष स्थिति उन्हें ऐसा करने का हक देती है? हाँ, ये खतरा तो है। ये उपन्यास हमें इस प्रवृत्ति के खतरों के प्रति सचेत करता है। बिल्कुल सही। इस गहन और विचारोत्तेजक चर्चा के लिए धन्यवाद। उम्मीद है कि अपराध और दंड की इस समीक्षा का हमारा विश्लेषण श्रोताओं के लिए उपयोगी रहा होगा और उन्हें इस महान कृति को और गहराई से जानने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।